हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका मेरे चैनल परिज्ञान क्लासेस में एक बार और स्वागत है। जैसा कि आज आप लोगों को मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कुछ चीजों को जान लेना, क्योंकि ये जो चैप्टर होता है ये बहुत ही बोरिंग लगता है और इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ चीजों को हम जानेंगे। तो सबसे पहली चीज देखिएगा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके बारे में जो है कि ज्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी वहां से मिले चीजों के आधार पर इसको इसके बारे में जो है कि कुछ अनुमान लगाया गया है। और ये अनुमान इसी तरह से नहीं लगाया गया है, इसका अनुमान विद्वानों ने लगाया है और उसी के आधार पर चीजों को क्या किया गया है, चीजों के बारे में लिखी गई है और चीजों के बारे में डिस्कस करके कुछ ना कुछ बताया गया है। ठीक है ना, क्योंकि यहां से मिले चीजें मतलब भी बहुत सारी चीजें लिखित मिली हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है ना, तो आज हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर इसका खोज शुरू कैसे होता है। ठीक है ना, इसका खोज शुरू कैसे होता है, आखिर इस सभ्यता के बारे में हमें पता कैसे चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, लगभग आज से 200 साल पहले अंग्रेज यहाँ पर आए थे। ठीक है ना, सन 1600 में कहा जाता है, लेकिन अंग्रेज तो बहुत पहले ही आ गए थे। ठीक है ना, एक अनुमान लगाया जाता है सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, लेकिन उससे थोड़ा पहले भी वो लोग आ गए थे। और यूरोप के साथ हमारा व्यापार बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में यहाँ व्यापार करने के लिए आई। उसके बाद से उसने यहाँ पर क्या किया, धीरे धीरे सभी राजाओं की जो है कि एक दूसरे के प्रति नीति को देख करके उन लोगों ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर कब्जा कर लिया और इंडिया में कब्जा करके यहाँ पर शासन करने लगे। तो हम उसके बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे, बस मैं आप लोगों को इतना बताना चाहता हूं कि उनके साथ जो है कि कुछ विद्वान भी आए, कुछ जो है कि सेनापति भी आए, मतलब अलग अलग क्वालिटी के लोग उनके साथ थे, इंजीनियर थे और डॉक्टर थे, बहुत सारे लोग थे। तो इसी तरह से कुछ विद्वान आए जो कि हिस्ट्री के बड़े बड़े प्रोफेसर थे। ठीक है ना, और उन लोगों ने प्रयास किया इस हिंदू सभ्यता सभ्यता के बारे में, उन्हें पता चला और उन्होंने इसके बारे में प्रयास किया, लेकिन बार बार दिमाग उलझ जाने की वजह से उन लोगों ने छोड़ दिया। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले होता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज। ठीक है ना, खोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है चार्ल्स मैसन, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े थे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या थे, जुड़े हुए थे। और यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा के अवशेषों को खोजा। यानी कि कहने का मतलब है, इनको हड़प्पा के अवशेष क्या मिले, कुछ ईंटें मिली, कुछ इन्होंने एक छोटी सी दीवार देखी होगी, बस, और कुछ नहीं। इससे इनको कुछ समझ में नहीं आया, इनको क्या पता था कि नीचे जमीन में एक बहुत ही बड़ी सभ्यता फैली हुई है, इनको नहीं पता था। तो आप लोग देखते हैं ना कि कई लोग हम में से ही, अगर कोई मैथ का क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कई लोग सोचते हैं भाई इसको हम क्या झूठ मूठ में इस पर दिमाग खर्च करें, छोड़ो इसको, हटाओ दूसरा पढ़ते हैं। उसी तरह से इन्होंने भी क्या किया, इनको जब नहीं समझ में आया तो इन्होंने अपना माइंड फ्री कर लिया, कहा छोड़ो इसे, हटाओ, ये कुछ है नहीं। ठीक है ना, तो इनको बस यही कहा जाता है, क्योंकि जब बाद में सभ्यता खोजी गई तब पता चला कि ये ईंटें इनको जो मिली हैं इसी सभ्यता की हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या किया, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा के अवशेषों को खोजा। उसके बाद से देखिएगा, लिखा है बर्टन बंधु, यानी कि दो भाई थे। एक भाई का नाम था जेम्स बर्टन और दूसरे भाई का नाम था विलियम बर्टन। ठीक है ना, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। 1856 में इन लोगों को पता चला, इन लोगों को 1856 में इसके बारे में पता चला, लेकिन इन लोगों ने भी इसके तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर आते हैं एलेक्जेंडर कनिंघम, एलेक्जेंडर कनिंघम, ध्यान दीजिएगा, ये पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक थे, यानी कि सबसे पहले इन्हीं को महानिदेशक बनाया गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग क्या है, तो जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए एक विभाग होता है, उसी तरह से
इन खोजों को करने के लिए एक विभाग बनाया गया, पुरातत्व, ठीक है ना। यानी कि पुरानी चीजों को का क्या करना, वहां पे संकलन करना, खोज करना, ठीक है ना। तो ये जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बनाया गया, तो उसका सबसे पहले जो हेड बनाया गया वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हीं को बनाया गया पहले महानिदेशक, जो कि 1853 से 56 तक रहे। और इन्होंने, आप जानते ही हैं, जब भी कोई किसी पोस्ट पे जाता है तो वो सोचता है मैं कितना बेटर करूं, ठीक है ना। हम लोग भी अगर किसी पोस्ट पे जाएंगे तो हम भी सोचेंगे कि उसी पोस्ट पर हम कितना बेटर करें, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं ना, जितना हो सकता है। तो इन्होंने भी कोशिश किया, लेकिन इनको क्या हुआ, इनको कोई खास सफलता नहीं मिली, ये विफल रहे। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गए, विफल हो गए इसको खोजने में। फिर इसी पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बनते हैं जॉन मार्शल। कौन बनते हैं, जॉन मार्शल। और इनके दो दो क्या होते हैं, इनसे थोड़ा नीचे जो है कि कर्मचारी होते हैं, एक तरीके से इनसे जो है कि थोड़ा पद में, पोस्ट में नीचे, जो कि इनके क्या थे, एक तरीके से दोनों एक तरीके से क्या थे, थोड़ा सा इनसे नीचे थे, जूनियर थे इनके। एक थे राय बहादुर दयाराम साहनी। ध्यान दीजिएगा, इनका नाम क्या है, राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है ना। 1921 में इन्होंने खोजा किसको, हड़प्पा को, हड़प्पा, ठीक है ना। इन्होंने हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई किया, यानी कि हड़प्पा को खोजा नहीं, हड़प्पा एक स्थान है जो कि पाकिस्तान में है। और यहाँ पर पहले तो ये भारत में ही था, बाद में ना पाकिस्तान में चला गया। तो यहाँ पर उन्होंने हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की और इनको कुछ जो है कि घर प्राप्त हुए, यानी कि नीचे जमीन में कुछ घर बने हुए टूटे फूटे। और इस तरह से ये इन्होंने क्या किया, इसकी खोज की, और सबसे पहले खुदाई यहीं पे हुई, इसलिए क्या पड़ गया, इसी के नाम से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब देखिएगा 1931 में यही राय बहादुर दयाराम साहनी 1931 में पहले भारतीय व्यक्ति ऐसे थे जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बनते हैं। यानी कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जनक, मतलब सॉरी, पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, निदेशक, ठीक है ना। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले भारतीय व्यक्ति, ठीक है ना, जो इसके महानिदेशक बने, तो वो थे कौन, दयाराम साहनी। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम थोड़ा गलती बोल दिए हैं, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जनक हमने कह दिया है, लेकिन ये गलत हमने बोल दिया, उसके लिए सॉरी। देखिएगा, दयाराम साहनी जो है कि यह पहले भारतीय व्यक्ति थे जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बने, महानिदेशक बने, ठीक है ना, महानिदेशक बने। जबकि इसके पहले महानिदेशक कौन थे, ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम, लेकिन ये अंग्रेज थे। और हमारे यहाँ पहले भारतीय व्यक्ति भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर है राखलदास बनर्जी, ठीक है ना, ये भी जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही काम कर रहे थे। और 1922 में इन्होंने क्या खोजा, मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खुदाई किया, और वहां पर इनको मोहनजोदड़ो नामक स्थान से बहुत ज्यादा चीजें प्राप्त हुई। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा है नामकरण, ठीक है ना। अब इतना तो आप लोगों को पता चल गया, खोज के बारे में हमने पढ़ लिया। एक बार रिकॉल करते हैं, देखिएगा, लिखा है खोज, चार्ल्स मैसन, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े थे, ठीक है ना। हड़प्पा के अवशेषों को खोजने वाले ये पहले व्यक्ति थे, लेकिन इनको कुछ सफलता नहीं प्राप्त हुई। फिर है बर्टन बंधु, ये जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, यानी कि बंधु का मतलब भाई होता है, यानी कि दो भाई थे। इन्होंने 1856 में पता चला इन्हें, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम आए, और इनके लिए क्या हुआ, इनको एक पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बना करके उसका महानिदेशक बनाया गया, पहला महानिदेशक। और इन्होंने बहुत बेटर करना चाहा, लेकिन ये विफल रहे। फिर जॉन मार्शल आए, ठीक है ना। अब ये ऐसा तो है ना कि हमेशा क्या है, विफलता ही मिलती जाएगी, सफलता नहीं मिलेगी। अब इनके जो दो क्या है जूनियर थे, राय बहादुर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, इन दोनों ने मेहनत किया, और क्या किया, अपने प्रयासों से एक ने खोजा हड़प्पा सभ्यता को 1921 में, और उसके बाद से 1931 में इन्हें ही पहले भारतीय व्यक्ति, ऐसे ये पहले भारतीय व्यक्ति बने जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बने।
और राखल दास बनर्जी 1922 में इन्होंने क्या खोजा, मोहनजोदड़ो को, जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब हम आते हैं नामकरण पर। नामकरण यानी कि इसका नाम कैसे कैसे रखा गया है, आखिर इसका क्या क्या नाम है। तो नाम है इसका सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिएगा, इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो भी शहर मिले हैं ज्यादातर सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, सिंधु नदी के अगल बगल यानी कि घाटी में, सिंधु घाटी में, ठीक है ना। उसी तरह से है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले खुदाई कहाँ हुई थी, हड़प्पा नामक स्थान पे, और इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता रख दिया। फिर है सरस्वती सभ्यता, ठीक है ना। अब एक सरस्वती नदी बहती थी जो कि विलुप्त हो चुकी है, जो कि क्या हो चुकी है, विलुप्त। यह वैदिक काल में क्या थी, कई सारी किताबों में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तो यह सरस्वती नदी थी, वो बहती थी, उसके किनारे भी इसके बहुत सारे शहर मिले हैं, ठीक है ना, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। इसका नाम संध्या सभ्यता भी है, और इसी तरह से इसको आद ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी तक इसके क्या है, लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसे आद ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और इसी में इसको रखा भी जाता है। देखिएगा, 3 होता है, प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक वो होता है जिसमें लिखित साक्ष्य भी नहीं है, और जब लिखित साक्ष्य नहीं रहेंगे तो उनको पढ़ा कैसे जाएगा। और आद ऐतिहासिक का मतलब जिसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, और ऐतिहासिक होता है जिसमें लिखित साक्ष्य है और उन्हें पढ़ा भी गया है। तो ध्यान दीजिएगा। फिर है ताम्रयुगीन सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो तांबे का प्रयोग करते थे। उसी तरह से है, देखिएगा, कांस्य युगीन सभ्यता, क्या लिखा है, कांस्य युगीन सभ्यता। अब इसको कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता था क्योंकि देखिएगा, तांबा, ठीक है ना, तांबा, तांबा और टीन को मिला करके ये कांसा बनाते थे। क्या बनाते थे, कांसा बनाते थे, ठीक है ना। फिर लिखा है काल, काल का मतलब समय। तो देखिएगा, इसका जो समय है वो है 2300 से 1785 ईसा पूर्व के बीच माना गया है, और वो भी किसके आधार पर, कार्बन डेटिंग के आधार पर, यानी कि C14 एक विधि होती है, ठीक है ना। ये जो C14 है यह एक विधि होती है केमिस्ट्री में, जिसको यूज करके ये पता लगाया जाता है कि चीजें कितनी पुरानी है। और इससे पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता 2300 से 1785 ईस्वी के बीच की है, ठीक है ना। कई सारे विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है, लेकिन यही ज्यादा मान्य है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और यदि आप ऐसे वीडियोस को चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।